सबसे पहले आज की अहम खबर आपने देखी होगी कि सदर ट्रंप अमेरिका के और यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की के दरमियान जो तमाशा हुआ है वाइट हाउस के ओवल ऑफिस में, आप सबने अपनी टीवी स्क्रीन पे देखा होगा और सोशल मीडिया पे भी देखा होगा। इसमें हमारे लिए सबक क्या है, और वो सबक ये है कि जो ये तल्ख जुमलों का तबादला हुआ, उसका इस मुलाकात का मकसद था कि मादनियात के मुआहदे पर यूक्रेन के सदर दस्तखत कर दें, उसके बदले में जो कि अमेरिका ने उनकी पिछले कई सालों में सपोर्ट की है। लेकिन उन्होंने, ज़ेलेंस्की ने इसको ये मायदा नहीं करना चाह रहे थे और चाह रहे थे कि जंग बंदी रूस के साथ ना हो। लेकिन अमेरिकी सदर और वाइस सदर दोनों उन पे ज़ोर दे रहे थे कि आप जंग बंद करें वरना तीसरी जंग अजीम शुरू हो जाएगी। तो रूस की जंग जो है वो अमेरिकी सदर के वाइट हाउस के ओवल ऑफिस में लड़ी गई उनके बिहाफ पे। और ज़ेलेंस्की को ज़रूर एहसास हुआ होगा कि क्या हालात होते हैं अगर इंसान अपनी ताकत अपने हाथ से किसी को दे दे। तो इसके बाद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी मनसूख होगी, यूरोप ने भी इसकी मजम्मत की है, यूरोपियन यूनियन के बहुत सारे ममालिक ने और उनकी हुकूमतों ने, और ये भी अज़म का इरादा ज़ाहिर किया है कि वो अपने दिफा पे अब तवज्जो देंगे, क्योंकि अमेरिका ने उनके दिफा से हाथ उठा लिया। यूएस एड बंद हो गई है और डिफेड जो है बरतानिया की जो इमदाद की एजेंसी है वो भी उसने भी कट लगाया है। यूरोपियन ममालिक भी अपनी इमदाद काफ़ी कम करेंगे क्योंकि अब उन्होंने अपने दिफा पे तवज्जो देनी है और इससे पाकिस्तान के जो NGO सेक्टर है उस पर बहुत मनफी असरात और पूरी दुनिया के NGO सेक्टर पर मनफी असरात होंगे। ये इमदाद उसी वक्त तक देते रहे जब उनका दिफा पे ख़र्चा यूरोप का नहीं हो रहा था, अब उन्हें खुद करना पड़ेगा क्योंकि अमेरिका पीछे हट गया है। और हमारे लिए सबक ये है, जो कुछ ज़ेलेंस्की के साथ ओवल ऑफिस में हुआ, मैं इमेजिन कर रहा था कि अगर पाकिस्तान का कोई वज़ीर आज़म या सदर वहाँ पर बैठा होता और इस तरह लाइव TV चल रहा होता तो हमारा सदर या वज़ीर आज़म किस तरह रिस्पॉन्ड करता ट्रंप के इन अहकामात को, और जिस तरह उंगली से वो इशारे कर रहे थे और जिस तरह शटअप कॉल दे रहे थे, जिस तरह उनके लिबास पहनने पे तनकीद कर रहे थे कि सूट टाई पहन के क्यों नहीं आए तुम, बाहर से ही उन्होंने उस पर यह तनकीद शुरू कर दिया और फिर सवाल भी उनसे पूछा गया। तो हमारे लिए सबक ये है जो मेरे ख्याल में हमारे हुक्मरानों को याद रखना चाहिए, क्योंकि हो सकता है उनको भी उनकी बारी भी आ जाए ओवल ऑफिस में जाके बैठने की और सदर ट्रंप से बात करने की। तो एक तो यह कि लाइव ट्रांसमिशन नहीं होनी चाहिए, नंबर 1, और दूसरा ये तो खैर एक नॉन सीरियस बात थी। सीरियसली हमें ये होना चाहिए कि हमें अपने पाँव पर खड़े हों। जब हम अपना कटोरा भीख का लेके पूरी दुनिया में मांगने निकलते हैं तो फिर इज्जत नहीं होती, वही होता है जो ज़ेलेंस्की के साथ हुआ। और दूसरा सबक ये है कि किसी की कठपुतली ना बने, किसी के पपेट ना बने, किसी की प्रॉक्सी वॉर ना लड़ें, जो हमने पिछले 45 साल में अमेरिका की लड़ी और हमें उसके जवाब में ठेंगा मिला। ज़ेलेंस्की को जो हुआ, हो सकता है हमारे सदर और वज़ीर आज़म जब ओवल ऑफिस में बैठते होंगे उनके साथ भी यही कुछ होता हो, लेकिन हम देख नहीं पाए क्योंकि वो लाइव TV पे नज़र नहीं आया। लेकिन हमने प्रॉक्सी वॉर्स खेली और हमें इन प्रॉक्सी वॉर्स से ये सबक सीखना चाहिए कि यूक्रेन ने खेली, प्रॉक्सी बनी उनकी और रूस के साथ पंगा लिया, तो अब अकेला वो खड़ा है मैदान में। और तीसरा जो है वो बहुत अहम चीज़ है, वो ये है कि अपने न्यूक्लियर असासों की हिफाजत करें और किसी के कहने में ना आए, यही हमारी बका की ज़मानत है। तो आज एहसास होता है कि 1998 में जब पाकिस्तान ने अमेरिका के दबाव का मुकाबला किया और न्यूक्लियर धमाके किए, $5 अरब की इमदाद ठुकराई और एक दिफाई छतरी का निज़ाम भी ठुकराया, तो आज एहसास होता है कि वो ठीक फ़ैसला था। और इसकी एक मैं आपको थोड़ी सी तारीखी एक हकीकत बता दूं, 1991 में यूक्रेन दुनिया का तीसरा बड़ा न्यूक्लियर असासों के साथ बड़ा मुल्क था और उसके पास 1700 न्यूक्लियर वॉर हेड थे। लेकिन अमेरिका ने उसको ज़मानत दी कि रूस को ये सब वापस कर दो, हम आपकी हिफाजत करेंगे। और फिर वो वापस कर दिए गए। 1996 तक तमाम न्यूक्लियर वॉर हेड यूक्रेन ने वापस कर दिए। और आज फिर कल जो कुछ हुआ है यूक्रेन और उसके सदर के साथ, वो आपके सामने है। तो उम्मीद है हमारे कारपरदाज, हमारे हुक्मरान, हमारी रूलिंग एलीट सबक सीखेगी ज़ेलेंस्की के साथ, क्योंकि हमने तो नहीं ओवल ऑफिस जाके बैठना तो रूलिंग एलीट के किसी मेंबर नहीं है। अपनी इज़्ज़त अपने हाथ में होती है और कौम की इज़्ज़त आपके हाथ में होती है। अब बढ़ते अपने आज के प्रोग्राम की तरफ। हमारी आज की टॉप स्टोरी है खान की उम्मीद ट्रंप से और PTI के अंदर जो इख्तलाफात हैं उस पर जो इल्ज़ामात लग रहे हैं बहुत सारे करप्शन पे, बहुत सारे लीडर्स के, और ये कि वो खान साहब की ज़िंदगी को ख़राब कर रहे हैं, उनको जेल में रख के वो पैसे कमा रहे हैं, लीडर भी और यूट्यूबर भी। इस पर हम बात करेंगे। फौज चौधरी जो साबिक वज़ीर इत्तलात हैं, सीनियर सियासतदान हैं। हॉट इशू होगा हमारा आज का। इख्तियार वली नज़रअंदाज लेकिन परवेज़ खटक काबीना के मेंबर बन गए, ये कैसे हुआ? बिलाल अज़हर कियानी साहब से पूछेंगे।
वफाकी वज़ीर ममलकत का हल्फ उन्होंने भी आज उठा लिया है। और एडिटोरियल हमारा होगा इंसाफ के लिए खुद सोजी, लोग अपने आप को आग लगा रहे हैं। लाहौर हाई कोर्ट में परसों एक वाक़या हुआ जिसमें 5 साल तक हाई कोर्ट में अपने केस के फैसले का इंतज़ार किया और 10 साल तक इस अदालती निज़ाम से वो लड़ता रहा, वो शख्स जिसका नाम आसिफ जावेद है। और जब नाकाम हो गया और फिर एक नई तारीख पे तारीख मिली तो उसने अपने आप को वहाँ पे आग लगा ली। इस पर हम बात करेंगे ज़रा तफसील के साथ। हमारे एडिटोरियल में बढ़ते हैं टॉप स्टोरी की तरफ और हमें ज्वाइन किया फवाद चौधरी साहब ने। फवाद साहब अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। एक तो आप इस पर अगर तबसरा करना चाहें, कल जो ट्रंप और ज़ेलेंस्की के साथ जो हुआ है, और मुख्तसर सा इस पर अगर आप बात करना चाहते हैं तो क्या पाकिस्तान के लिए इसमें क्या सबक क्या है, क्योंकि आपके भी बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं अमेरिका के सफारतकारों के साथ और बाज़ लोग ये समझते हैं कि खान साहब का जो अमेरिका के साथ ब्रेक थ्रू हो सकता है उसमें आपका भी कंट्रीब्यूशन है, उसके अलावा जो वहाँ पे लॉबिंग हो रही है। तो क्या कहना पसंद करेंगे, पाकिस्तान को क्या करना चाहिए अपने इस तरह के अंजाम से बचने के लिए? देखिए, पाकिस्तान के हालात बड़े मुख्तलिफ हैं यूक्रेन से। यूक्रेन के ऊपर तो अगर आपने इलेक्शन कैंपेन फॉलो की हो तो वहाँ पे तो ये एक बाइडन वर्सेस ट्रंप इशू ही बन गया था। और जैसा कि कल आपने देखा कि जो वैंस थे, जो उनके डिप्टी, जो उनके वाइस प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने तो खुल के कह ही दिया कि आप तो हमारे खिलाफ कैंपेन करते रहे हैं। सो जो इस वक्त इलेक्शन कैंपेन के दौरान भी प्रेसिडेंट ट्रंप में और कैमला हैरिस में जो डिबेट हुई थी वो इसके ऊपर काफ़ी डाइवर्स व्यू था। और प्रेसिडेंट ट्रंप ने इलेक्शन में ही कह दिया था कि वो कभी इस वॉर को सपोर्ट नहीं करेंगे। और आई थिंक जो उन्होंने कहा है वो उन्होंने वही किया है। अभी तक प्रेसिडेंट ट्रंप ने जो जो इलेक्शनों में वादे किए हैं, टू बी फेयर विद हिम, अपने वोटर के साथ उन्होंने एक एक को पूरा करने की कोशिश की है। और अभी भी वो स्ट्रेट शूटर हैं, आपको पता है, वो बात करते हैं, वो सीधी बात रखते हैं। तो कल जो इनके साथ हुआ है इसके ऊपर आप देखिए, एक तो जाहिर है कि दुनिया तब्दील हो रही है। एक बहुत बड़ी तब्दीली जो 1945 में अटलांटिक सेटलमेंट हुई थी, जो बरतानिया और अमेरिका के दरमियान के, जिसमें अमेरिका ने ये वादा किया था, रूजवेल्ट उस वक्त सदर थे अमेरिका के, और ये गारंटी की गई थी कि यूरोप की जो सिक्योरिटी है वो अमेरिका की जिम्मेदारी होगी। और आज भी आप देखें कि जर्मनी में 50,000 से ज़्यादा अमेरिकन ट्रूप्स हैं जो जर्मनी में बैठे हुए हैं। और यूरोप की जो डिफेंस का जिम्मा है वो अमेरिका ने ट्रेडिशनली लिया है। लेकिन जो ट्रंप हैं वो अपनी कैंपेन में भी और अब भी आके वो ये बहुत बड़ा चेंज वो कर रहे हैं। जो 1945 से सेटलमेंट चली आ रही थी, तकरीबन 100 साल हो गया, आप देखिए उसको वो तब्दील करने जा रहे हैं। और वो कह रहे हैं कि नहीं, हम तो अमेरिका की हद तक जिम्मेदार हैं, यूरोप अपना मामला खुद चलाए। अब आपका और मुझे दोनों को जरा एडवांटेज ये है कि हम गाँव के लोग हैं, तो हमें पता है कि जो चौधराहट रखने के लिए फिर खाली पैसे जो हैं उनका ध्यान तो नहीं करना पड़ता, पैसे तो खर्चने पड़ते हैं। अगर आप जो है वो ख्याल नहीं करेंगे यूरोप का, तो यूरोप का ख्याल नहीं करेंगे और उनकी सिक्योरिटी का ख्याल नहीं करेंगे तो वो अमेरिका को फिर क्यों जो है वो करेंगे, वो अपने रास्ते चीन के लिए खोलेंगे। और आज भी आपने देखा है जो रिएक्शन आया है कनाडा का और बाकी जो यूरोपियन कंट्रीज़ का, वो काफ़ी जो आई वुड से कि पहली बार अमेरिका से इतने फासले पे लग रहे हैं। और अमेरिका के अंदर भी एक बड़ी डिबेट है। सो एक बड़ी डिबेट है जिसका आगाज़ हुआ है। अब देखते हैं कि आगे किस तरह से इसको चलती है। बहरहाल इस वक्त प्रेसिडेंट ट्रंप अमेरिका पर ही फोकस है और वो दुनिया की चौधराहट से थोड़ा दस्तबरदार होते नजर आ रहे हैं। वो कहते हैं कि हम नहीं चला। बड़ा अच्छा पॉइंट आपने दिया है, जो आपने कहा कि चीन के लिए यूरोप रास्ते खोलेगा और 1945 से जो एक चल रहा था निज़ाम उसको दरम बरम कर दिया है ट्रंप ने। तो आप क्या समझते हैं कि इससे जो अमेरिका की असला की इंडस्ट्री है, और वो ज़ाहिर है उनकी सियासत भी उस पर चलती है और दुनिया को वो लड़ाते भी इसी बात पे कि उनकी असला फैक्ट्री चलती रहें, तो उनके जो असला की सेल है जिसमें यूरोप ज़ाहिर है एक अहम प्लेयर था, अहम कंट्रीब्यूटर था, वो कैसे उस नुकसान को कैसे बर्दाश्त करेगा अमेरिका? हमारे जैसे मुल्कों को असला बेचना शुरू करेगा? तो असले की जो सेल है, इंडिया को F-35 बेच रहे हैं। सीधी बात है जी, आप हमारे मुल्क पे, हाँ, वो आप कह रहे हैं आप पैसे कितने लगा रहे हैं, इंडिया को F-35 बेच रहे हैं। और देखिए अमेरिका की इकोनॉमी में फिर जो रेयर अर्थ्स का ये करने जा रहे थे प्रोजेक्ट, वो भी जाहिर है उसकी असले में भी उसकी ज़रूरत है और ज़्यादा टेक्नोलॉजी में जो है वो उसकी डिमांड है। और एलॉन मस्क
बड़े प्लेयर हैं टेक्नोलॉजी के, तो उसके ऊपर भी वो जो है वो जा रहे हैं। तो अमेरिका का जो बेसिकली इशू इस वक्त जो फौरी तौर पे जो एक आएगा, आप देखना हमने ये है कि यूरोप इसके ऊपर किस हद तक रिएक्ट करता है, क्योंकि जिस तरह आपने देखा ही है कि जो इससे पहले ज़ेलेंस्की तो अभी आए हैं, आखिरी गेस्ट थे ना, इससे पहले जो जर्मन जो चांसलर थे मैक्रोन, फ्रेंच प्रेसिडेंट थे मैक्रोन, उनके साथ जो हुआ, फिर आपने देखा ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर के साथ भी प्रेसिडेंट ट्रंप बड़े खुली डुली गुफ्तगू करने वाले आदमी हैं। सो यूरोपियन जितने लीडर अभी आए हैं, सवाए इटली की प्राइम मिनिस्टर के, जो कि एक राइट विंग की हैं और उनका एक पर्सनल रिलेशनशिप जो है वो एलॉन मस्क के साथ भी बहुत करीबी है और प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ भी बड़ा करीबी है। बाकियों को तो उन्होंने ठीक ठाक जो है वो खुली खुली सुनाई है, स्पेशली फ्रेंच प्रेसिडेंट तो कई जगहों पे एम्बेरस ही हो गए, फिर उन्होंने करेक्ट भी किया। सो ये अपना आप देखना ये है, असल जो चीज़ देखनी है ना जी वो यही है कि ये जो 1945 से जो दुनिया की एक सेटलमेंट चल रही थी, उसके ऊपर प्रेसिडेंट ट्रंप की पॉलिसीज जो हैं वो किस हद तक उनको रिवर्स करते हैं। सो दिस विल बी वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज एक बिल्कुल नया वर्ल्ड ऑर्डर हमारे सामने। ये बहुत अहम बात आप कर रहे हैं। 1945 से जो सेटलमेंट चल रही थी वो ख़राब हो गई है, इसमें आप पाकिस्तान को क्या, पाकिस्तान की सिचुएशन कैसे देख रहे हैं? पाकिस्तान को क्या करना चाहिए? वफाकी वजीर हैं, आपके बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं अमरीकियों से भी और इंटरनेशनल कम्युनिटी के साथ भी। आप बताएंगे, थोड़ा हम सियासत पे आते हैं लोकल पे, लेकिन कि पाकिस्तान को एज अ कंट्री, कोई भी सियासी हुकूमत हो, कोई भी हुक्मरान हो, अपनी डायरेक्शन कैसे अब रखनी चाहिए, जहां पे 1945 से लेके अब तक जो सेटलमेंट है वो ख़राब हो गई है, नया वर्ल्ड ऑर्डर इमर्ज कर रहा है, चीन जिसमें बहुत इंपॉर्टेंट हो रहा है और शायद यूरोप भी हो जाए, हमें क्या करना चाहिए? हाँ देखिए, असल में तो देखिए जी, हमारा भी जो मामला है वो यही है कि 1951 में जब कोरियन वॉर शुरू हुई और जवाहरलाल नेहरू ने ये कहा कि वो नॉन अलाइंड हैं, वो गैर जानबदार रहेंगे, तो उस वक्त पाकिस्तान ने अमेरिका की जो ऑफ़र है उसको कबूल किया और 1951 से हम अमेरिका और वेस्टर्न ब्लॉक के अलाए हैं। इसका हमें फ़ायदा भी हुआ, क्योंकि अगर आप सारे तज्जिए उठा के देखें 1940-47 के, तो वो कहते थे कि पाकिस्तान तो इकनॉमिकली सस्टेनेबल ही नहीं है और सारे जो हिंदू लीडर्स थे उनका ख्याल था कि ये मुल्क चल नहीं सकेगा। लेकिन ये जो हमने अलाइंस बनाया वेस्टर्न, उसका फ़ायदा हमें ये हुआ कि हम इकनॉमिकली हमने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया और इसीलिए 1990 तक के सारे इशारे आप उठा के देखें तो हम हिंदुस्तान से आगे थे। और इसी तरह से फिर जब वॉर ऑन टेरर हुई मुशर्रफ साहब की, तो भी हमें उसका फ़ायदा हुआ। अब देखिए, यूएसएसआर के मेल्टडाउन के बाद जो दुनिया की पॉलिटिक्स की चेंजेस आई हैं, उसमें पाकिस्तान की भी जो अहमियत थी एज ए वेस्टर्न अलाय इस रीजन में, वो अब वो नहीं रही। तो अब हमें प्रॉब्लम है, चाइना के साथ भी हमने एक रिलेशनशिप रखना है। अल्टीमेटली देखिए, पाकिस्तान के लिए आइडियल तो ये है कि हम हिंदुस्तान से हमारे ताल्लुकात नॉर्मलाइज हों, ठीक, और हम हिंदुस्तान और चाइना के साथ बैलेंस करके चल सकें। लेकिन हिंदुस्तान में मुसीबत ये हुई है कि वहाँ हिंदू महासभा की पॉलिटिक्स हो रही है और इसके बाद जो जब तक वहाँ पे नॉर्मलाइज नहीं होती हिंदुस्तान में पॉलिटिक्स, उनके साथ नॉर्मलाइज हमारे ताल्लुकात नहीं हो रहे। सो ये जो एक इंटररेगनम पीरियड है, ये मुश्किल तो है। पाकिस्तान में जो भी हुक्मरान आएगा, पैसे बाहर से नहीं आएंगे। देखिए, आपने अरबों ने भी आपके सामने हमारे जो हुक्मरान हैं उन्होंने कहा कि जी वो $50 अरब वो दे देंगे, $25 बिलियन वो दे देंगे, लेकिन अरब ब्लॉक से भी हमें पैसे नहीं आए। और वेस्ट तो अब ट्रंप इमरान खान के लिए अगर ट्वीट ना भी करें, पैसे वो बिल्कुल नहीं देंगे। सो पाकिस्तान की इकॉनमी इज़ इन अ शेम्बल्स। अगले कुछ साल तो बड़ा प्रॉब्लम रहेगा।